कल शाम को एक लिस्ट आती है और उस लिस्ट में 5 राज्य सूचना आयुक्त घोषित हो जाते हैं। करनाल के लिए उसमें एक नाम था, वो नाम था संजय मदान जी का। आप अक्सर इन्हें बीजेपी के कार्यक्रम में देखते होंगे, लेकिन ये पर्दे के पीछे नजर आते थे, ना कि मंच पर नजर आते थे, मीडिया से भी दूर रहा करते थे। लेकिन किसी को चुनाव जिताना है, किस तरीके से टोलियों की मीटिंग करनी है, ये इनकी एक प्रमुखता थी। संजय मदान जी से जानेंगे उनके करियर के बारे में और जो उन्हें ये एक पद दिया गया है उस पर वो किस तरीके से काम करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले बधाई संजय जी आपको। धन्यवाद हिमांशु जी। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप इस कवरेज को के लिए आया। उम्मीद थी या पहले से पता था या अचानक से नाम आया? हमने तो तब देखा जब आपके तमाम साथियों ने सोशल मीडिया पर वो लिस्ट डाली और उसमें एक नाम था संजय मदान का। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मन में चीज़ें तो थी, लेकिन इस तरह से मिली और उसके पीछे जो मेरे अधिकारी थे, या मैं जिलाध्यक्ष जी की बात करूं, विधायक जी की बात करूं, या मैं मेरे जो सीनियर या केंद्रीय जो सभी लोगों की जो पैरवी थी या कुछ थी मेरे प्रति, जो उनको लगा कि भाई ये मेरा काम देखा या कुछ भी है, तो यदि मैं कहूं तो मुझे लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं मेरा मान सम्मान के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे हैं। तो मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ हमारे अपना प्रदेश अध्यक्ष जी का, केंद्रीय मंत्री हमारे जो अब यहाँ करनाल के जो एमपी हैं अपना मनोहर लाल जी, ऐसे ही हमारे सीएम साहब जो करनाल में रहकर करनाल के लोगों के बीच में उन्होंने जो दिलों को जीता है। तो ऐसे सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे इस चीज़ की जो उन्होंने एक जिम्मेवारी दी है, तो मैं उस जिम्मेवारी के प्रति यही कहूँगा कि मैं अपनी जिम्मेवारी बड़ी ही अपनी निष्ठा से और ईमानदारी से निभाऊंगा। बताएं अपने बारे में कुछ, मतलब कब बीजेपी से मिलना हुआ, जुड़ना हुआ और उसके बाद का एक सफ़र, उसके बाद का एक काम। मैं भारतीय जनता पार्टी से कम 25 साल हुए हैं मुझे जुड़े हुए। जब मैं था तो मंडल से जुड़ा था, तो मंडल के बाद फिर मैं जिला की टीम में आया, जिला में सचिव रहा, मैं बीजेपी लीगल सेल का भी अध्यक्ष रहा, मीडिया प्रभारी भी रहा, और इसके अलावा मैं प्रांत की टीम में जो हमारी इकोनॉमिक सेल है उसका भी मेंबर रहा। तो इस तरह से ये चीज़ें जो कई बार कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में या कभी करोंडा, कभी नीलोखेड़ी, कभी असंध में इनके प्रभारी भी बनाया गया। इस चीज़ों के साथ साथ जो मेन चीज़ रहती थी वो था इलेक्शंस। मैंने 2014 से लेके आज तक के जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उन इलेक्शंस में मैं नॉमिनेशन में मेरा पार्ट रहा। 2014 में मैं मनोहर लाल जी का इलेक्शन एजेंट रहा। 2019 में मैं उनका एक्सपेंडिचर एजेंट था। 2024 में भी मैं मनोहर लाल जी का जो उन्होंने पूरी लोकसभा का इलेक्शन लड़ा उसमें भी मैं इलेक्शन एजेंट था। इसके अलावा जितने भी इलेक्शंस हुए, चाहे वो जगमोहन जी का था या योगिंदर राणा जी का था, जितने भी हमारे विधायक थे उनके भी नॉमिनेशंस में मेरा कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन रही, और उनके जो अकाउंट सबमिट कराने थे उनमें भी मेरी पार्टिसिपेशन रही है। और माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके भी जो करनाल में जब उन्होंने लड़ा तब भी मेरी पार्टिसिपेशन उनके साथ रही। ये जो पद मिला है राज्य सूचना आयुक्त का मिला है और लंबे समय से ये पद खाली पड़े थे। आरटीआई से जुड़ा हुआ ये पद होता है, अगर आम भाषा में लोगों को समझाया जाए तो कई बार देरी से सूचना मिल रही है, कई बार गलत सूचना मिल रही है, कई बार लोग भटक रहे हैं। ऐसा ना हो, जो मांगे वो मिल जाए, समय पर मिल जाए। देखिए, मेरा ये विषय भी रहा है, मैं इनकम टैक्स जीएसटी प्रैक्टिशनर हूँ। कभी कोई ऐसी वर्किंग रहती थी कि मेरे पास क्लाइंट्स आते थे, उनको सूचना नहीं मिली तो मैंने वो ड्राफ्ट करके उनको दी हैं। तो अभी लेटेस्ट भी 2-3 दिन पहले भी मैंने कोई आया, उनके एसपी ऑफिस से चाहिए थी, तो वो चीज़ें मैं पहले से टच में था। लेकिन ये था कि भाई मैं जब सूचना उनके नाम से लगाता था तो वो कहीं ना कहीं भटकते रहते थे। भाई साहब 30 दिन हो गए हैं, क्योंकि 30 डेज़ में उन्होंने देनी होती है, तो 30 दिन में नहीं मिली। अधिकतम अवधि 30 दिन होती है। हाँ जी, 30 दिन के अंदर जो वहाँ SPIO है, जो सूचना अधिकारी है, उनको देनी होती है। तो यदि वो नहीं मिलती तो वो फिर निराश हो जाता था। तो फिर वो उसकी फ़र्स्ट अपील होती है, वो भी करनाल में कहीं ना कहीं नोडल अफसर के बाद एक SPIO फर्स्ट अपीलेट भी होती है। सेकंड अपील जब चंडीगढ़ होती है तो काफ़ी लोग तो ये होते हैं, यार अब चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। तो चंडीगढ़ भी वहाँ पे भी पेडेंसी ज़्यादा है, तो लिंगर ऑन हो जाते थे, डेट्स नहीं लगती थी, तो कहीं ना कहीं लोग निराश थे। आज जो है ये पूरे कमीशन का गठन हुआ है और इसमें सभी मेंबर्स हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि जितने केस पेंडिंग हैं
वो जल्दी से जल्दी उसको निपटाएंगे और उसमें जो वर्किंग रहेगी लोगों का विश्वास भी बनेगा और लोगों को न्याय भी मिलेगा और उसमें जो मेरे से बेहतर हो पाएगा मैं वो करूँगा। एक आसान सुगम तरीका हो, हालांकि इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन कोई नया व्यक्ति है तो आरटीआई लगाने से पहले वो कहाँ जाए, कैसे जाए, अगर आम भाषा में आप समझा सके। आम भाषा में बताऊँ तो एक सिर्फ 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेना है और एक सिंपल पेपर पे, कोई टाइपिंग की भी जरूरत नहीं है, आप हाथ से ही लिख सकते हैं। हाथ से सिर्फ इतना ही लिखना है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप चाहते हो उस डिपार्टमेंट से, जो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और उस डिपार्टमेंट के पास हैं, वो आप मांगोगे तो वो आपको विदिन 30 डेज आपको देते हैं। इसके लिए किसी टेक्निकल कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एडवोकेट्स की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपल भाषा में जो आप लैंग्वेज में सबमिट कहाँ करवाना होता है? ये हर डिपार्टमेंट, आप किसी भी डिपार्टमेंट चले जाओ। यदि आप जाना चाहते हो सिविल हॉस्पिटल तो वहाँ भी एक उन्होंने नोडल अफसर बनाया हुआ है आरटीआई। ऐसे ही किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे आप कल्पना मेडिकल कॉलेज चले जाओ, चाहे पुलिस में चले जाओ, यदि आप जाएंगे एसपी ऑफिस में, उन्होंने एक स्पेशल एक विंग बनाया हुआ है, वहाँ आप एप्लीकेशन देते हो तो वो अपने आप ही वर्किंग करके आपकी सूचना आपको टेलीफोनिकली या रिटर्न में जो भी है वो देते हैं। 30 दिन के भीतर दे देंगे। अगर वो नहीं देते या गलत देते हैं तो आपके पास क्या काम आएगा? आप यदि वो सूचना उनको नहीं मिलती, टाइम से नहीं मिलती, या उसके अंदर वो अधूरी है या उसमें कुछ गलत चीज़ है, तो उसकी एक अपीलेट अथॉरिटी है। पहला फर्स्ट अपील तो करनाल में ही रहेगी। जो नोडल अफसर होता है, जैसे मान लो डीसी ऑफिस में है तो डीसी ऑफिस में सबसे नीचे एक नोडल अफसर है, फिर उसके बाद डीसी फर्स्ट अपीलेट होगी। उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे सूचना भी नहीं मिली या गलत मिली है तो फिर उसकी अपील कमीशन में होती है, जो वर्किंग हमारे पास रहेगी, जो अपील हमारे पास आएगी, जो चंडीगढ़ आएगी, वो पंचकुला सेक्टर 3 में ऑफिस है, वहां पर आएगी। उम्मीद करते हैं कि इनकी पूरी टीम बेहतर काम करेगी। एक आम व्यक्ति जो आरटीआई के जरिए किसी भी विभाग की कोई भी जानकारी चाहता है वो गलत ना मिले, सही मिले, सही समय पर मिले, धक्के ना खाने पड़े, इन तक काम पहुंचे ही ना, उससे पहले काम हो जाए, ऐसा एक प्रयास रहे। प्रवीण लाठर जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के। आपके साथ ही आपके कार्यकर्ता को एक जिम्मेदारी मिली, करनाल को जिम्मेदारी मिली। उम्मीद है कि और ज़्यादा इसमें सुगमता आएगी, सहजता आएगी और पारदर्शिता के साथ काम होगा। भारतीय जनता पार्टी की यही सोच है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकें। आरटीआई एक माध्यम है कोई सूचना लेने का दफ्तरों से, और अब ये संजय मदान जी को राज्य सूचना आयुक्त लगाया गया है, इससे और फ़ायदा ही होगा। एक तो हमारे करनाल के हो गए कि करनाल में संजय जी हमारे बीच के ही कार्यकर्ता हैं, सभी के कार्यकर्ताओं को जानते भी हैं, करनाल की सारी जनता को लगभग ये जानते हैं और करनाल की जनता इनके जानती भी है, साथ रहे हैं सभी के। एक आसानी होगी। वैसे तो पहली बात तो हम कोशिश यही कर रही है हमारी सरकार, क्योंकि अब ये बैठेंगे ऊपर तो कुछ ना कुछ नीचे भी सुधार होगा कि वो सूचना यहीं करनाल की करनाल में मिल जाए। अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आदरणीय संजय मदान जी हमारे अब बनाए गए हैं, और मैं अपने संगठन का और अपने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी का और नैब सैनी जी का और हमारे मोहन लाल बड़ौली जी प्रदेश अध्यक्ष जी का, सभी संगठन के हमारे अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसे कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी गई है जो हमारे बीच में रहकर जनता की सेवा कर सकता है। तो मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई दूंगा और अपने केंद्रीय नेतृत्व को भी और करनाल की जनता को भी। बिल्कुल, एडवोकेट हैं संजय मदान जी जीएसटी एंड टैक्सेशन में, लेकिन पार्टी से जुड़े हुए थे और पार्टी के लिए निष्पक्ष तरीके से समर्पण भाव के साथ काम कर रहे थे। तो पार्टी ने भी देख लिया कितने लंबे समय से लगे हुए हैं, कोई जिम्मेदारी दे देते हैं। वो जिम्मेदारी दी गई है राज्य सूचना आयुक्त की, यानी कि आरटीआई विभाग से जुड़ी हुई। उम्मीद करते हैं कि इस विभाग में और पारदर्शिता आएगी और आसानी से पब्लिक को उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।